तो है दोस्तों, वेलकम टू द चैनल शायर सर। जस्ट बिकॉज कि मेरे चैनल का नाम शायर सर है, डजंट मीन कि मैं सिर्फ शेरो शायरी करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीटेट के लिए सीडीपी की पहली क्लास। ये सीडीपी की सबसे पहली क्लास होने वाली है और आपको मैं बता दूं कि इसके बाद से आपको सीडीपी के क्लासेस रेगुलरली 1-2 दिन के गैप्स पर मिलते रहेंगे, क्योंकि उसके एडिटिंग और रिकॉर्डिंग और फिर कंटेंट खोजने में आपको हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल कराने हैं, तो कुछ समय तो लग ही जाते हैं। तो फिलहाल इन बातों को खत्म करते हैं और सीधे टॉपिक पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों, ये सीडीपी की पहली क्लास होने वाली है और इस वाली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जैसे हिंदी में वृद्धि एवं विकास भी कहा जाता है। और सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज तक मैंने 2 बार सीटेट को पढ़ा और दोनों बार मैंने सारे क्लासेस में ये गौर किया कि हर कोई सीडीपी की क्लास में सबसे पहले ग्रोथ और डेवलपमेंट ही पढ़ाता है। तो जस्ट लाइक हर कोई, मैं भी सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ही पढ़ाने वाला हूँ। तो आइए ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड सारे फैक्ट्स के बारे में बातें करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वृद्धि के बारे में। क्या होता है वृद्धि? तो दोस्तों, वृद्धि जिसे हम इंग्लिश में ग्रोथ भी कहते हैं, जब हमारे शरीर की संरचना जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़नी शुरू होती है, तो इसे ही हम वृद्धि कहते हैं। यानी कि जब हमारा वजन बढ़ता है या जब हमारी लंबाई बढ़ती है, वेट और हाइट में आ रहे बढ़ोतरी को ही हम वृद्धि कहते हैं। अब बात करते हैं विकास की। तो जब हमारे अंदर शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, संवेगात्मक या संज्ञानात्मक पक्षों में परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी आती है। याद रखें, जब हमारे अंदर सामाजिक, शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक और संज्ञानात्मक, इसके अलावा भी बहुत सारे पक्षों में मैच्योरिटी या परिपक्वता आती है, तो इसे ही हम विकास कहते हैं। ये परिभाषाएं थी वृद्धि और विकास की। अब हम बात करते हैं वृद्धि के स्वरूप के बारे में और विकास के स्वरूप के बारे में। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है, यानी ग्रोथ जो है वो एक एक्सटर्नल फैक्टर है। ग्रोथ एक्सटर्नल है, जिसे हम बाहर से देख सकते हैं, बाहर से फील कर सकते हैं। यानी कि जब हमारी हाइट बढ़ती है या जब हमारा वेट बढ़ता है, तो क्या हम इसे बाहर से देखकर फील नहीं कर सकते? तो जी हाँ, हम इसे बाहर से देखकर फील कर सकते हैं। तो वृद्धि का जो स्वरूप है वो बाहरी है। वी कैन से दैट इन इंग्लिश ग्रोथ इज एक्सटर्नल। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की या फिर विकास की। तो विकास का स्वरूप आंतरिक और बाहरी दोनों होता है। वृद्धि केवल बाहरी होता है, विकास ना तो केवल बाहरी होता है और ना ही केवल आंतरिक होता है। विकास बाहरी और आंतरिक, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विकास का स्वरूप कैसा होता है, तो विकास का स्वरूप आंतरिक और बाह्य, एक्सटर्नल दोनों होता है। बट वृद्धि का स्वरूप केवल बाहरी यानी कि एक्सटर्नल होता है। वृद्धि के बारे में एक और फैक्ट जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। बहुत ही कॉमन सी बात है ये। इनफैक्ट ये तो बताने वाली भी बात नहीं है, हर किसी को मालूम है कि हमारी जो ग्रोथ है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। जी हाँ, हमारा हाइट एक लिमिट तक पहुंच के उसके बाद रुक जाता है, हमारी वेट एक लिमिट तक पहुंच के रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बढ़ रहा है लाइफ टाइम बढ़ता ही रहेगा। अगर ऐसा होता तो सोचो कैसा होता, शायद पेड़ से भी ऊंचे होते हम। बट वृद्धि जो है वो कुछ समय के बाद रुक जाती है। इसी को दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि वृद्धि सीमित होता है। इसके अपोजिट विकास जीवन भर चलता रहता है, यानी विकास की कोई सीमा नहीं होती। हम जितना चाहें उतना अपना विकास कर सकते हैं। बस हमें जरूरत होती है रेगुलर प्रैक्टिस की, एक्सरसाइजेज की या एक हार्ड वर्किंग मेथड की। तो क्या याद रखना है? वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है, यानी कि वृद्धि जो है वो लिमिटेड होता है और विकास जीवन भर चलती रहती है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि विकास को वुम्ब टू टुम्ब प्रोसेस कहा जाता है। यानी विकास जो है ये गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली एक प्रक्रिया, गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली एक प्रोसेस है। इसके अलावा वृद्धि के बारे में क्या याद रख सकते हैं? तो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वृद्धि को हम माप सकते हैं, वृद्धि का मेजरमेंट किया जा सकता है।
क्या हम लंबाई को नहीं माप सकते? जी हाँ, हम इंचेस में, सेंटीमीटर्स में, मीटर्स में लंबाई को माप सकते हैं। लेकिन वजन को भी माप सकते हैं, यानी कि वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। लेकिन विकास को मापना कभी-कभी असंभव होता है, इम्पॉसिबल है विकास को मापना। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था, विकास किन-किन पक्षों में आ रही परिपक्वता का नाम है, बौद्धिक पक्षों, सामाजिक पक्षों, नैतिक पक्षों, संज्ञानात्मक पक्षों। इसके अलावा और भी विभिन्न-विभिन्न पक्षों में आ रही परिपक्वता का नाम विकास है। तो बुद्धि को तो हम माप सकते हैं, हमने हाइट माप ली, हमने वेट माप लिया, लेकिन विकास को हम नहीं माप सकते। वृद्धि को हम माप सकते हैं, बट विकास को माप नहीं सकते हैं। ग्रोथ इज मेजरेबल बट डेवलपमेंट इज नॉन मेजरेबल। बट इसका ये मतलब नहीं है कि विकास को कभी भी मापा नहीं जा सकता। जब हम मानसिक विकास की बात करते हैं या संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, तब हम विकास को माप सकते हैं आईक्यू के फॉर्म में। तो विकास को जो मापा जा सकता है वो विकास का सिर्फ एक फैक्टर है, जिसे हम कहते हैं मानसिक विकास, आईक्यू। बट वृद्धि को हर एंगल से मापा जा सकता है, चाहे वजन हो, चाहे लंबाई हो, हाइट हो, वेट हो, कुछ भी हो, वृद्धि को मापा जा सकता है। विकास को केवल एक परिस्थिति में मापा जा सकता है। इसके अलावा वृद्धि के बारे में जो फैक्ट्स याद रखने हैं, वो ये याद रखना है कि वृद्धि क्या कह सकते हैं हम, कि वृद्धि का है ना एक निश्चित क्रम नहीं होता है। हाँ, वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। हो सकता है कि किसी की पहले हाइट बढ़ जाए, बाद में उसका वेट बढ़ना शुरू हो, या बहुत सारे लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि पहले उनका वेट बढ़ जाए, हाइट बढ़ना बाद में शुरू हो। कोई निश्चित क्रम नहीं है कि पहले हाइट ही बढ़ेगा फिर वेट बढ़ेगा, या पहले वेट ही बढ़ेगा फिर हाइट बढ़ेगा। बट विकास का है ना एक निश्चित क्रम होता है। हम जितना चाहें उतना अपना विकास कर सकते हैं। याद करें एक बच्चे को, तो सबसे पहले उनमें कैसा विकास होता है? सबसे पहले उसमें सामवेगिक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट होता है। अगर आप किसी छोटे से बच्चे को, 6 महीने 7 महीने के बच्चे को अगर उनके पेरेंट्स से अलग कर देंगे, तो वो बेचारा इनसिक्योर फील करेगा, बहुत गुस्सा आएगा आप पर, रोने लगेगा, चीखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी है ना जस्ट 6-7 महीने की उम्र में ही उसका संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया है। बेचारा इमोशनल हो जाता है, आप उसके पेरेंट्स से अलग करते हो। इसके अलावा फिर कुछ दिनों के बाद, 3-4 महीने बाद वो अस्थिर हो जाता है, या इसी समय 7-8 महीने की उम्र में बच्चे का क्या होता है, शारीरिक विकास होने लगता है। वो उसके गर्दन अस्थिर हो जाते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी अस्थिर हो जाती है, उसका कमर अस्थिर हो जाता है। इसके कुछ दिनों के बाद धीरे-धीरे बच्चा खड़ा होने लग जाता है, यानी उसमें एक अस्थिरता आ जाती है, और इसी अस्थिरता को क्या कहा जाता है, शारीरिक विकास। तो विकास का ना एक निश्चित क्रम है, एक फिक्स्ड जो है ना सीक्वेंस है। विकास एक सीक्वेंस में होता है, बट वृद्धि का कोई भी निश्चित क्रम नहीं है। पहले हाइट भी बढ़ सकती है, पहले वेट भी बढ़ सकता है। विकास का कोई भी निश्चित क्रम नहीं है, और वृद्धि तो हम लोग चाह कर भी ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। इमेजिन करो, कोई एक बौना बच्चा, बौना मीन्स कोई एक छोटा सा बच्चा जिसकी हाइट कम है, तो एक ऐसा बच्चा है, और अगर आप इसे कितने भी कॉम्प्लेंस पिला लो, कितने भी बॉर्नवीटा पिला लो, कितना भी एक्सरसाइजेस करवा लो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 3 फुट का बच्चा 6 फुट में बदल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा अचानक से, प्रैक्टिसेस से या चीजों को खाकर, मेडिसिन को खाकर। ऐसा नहीं हो सकता है। यानी कि वृद्धि को हम लोग बढ़ा नहीं सकते चाह कर भी। 1-2 इंचेस बढ़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि 2 फीट अचानक से बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग विकास जितना चाहे उतना करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात आप पर भी लागू होती है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर रह गए, मैथमेटिक्स आपका कमजोर है, तो इट डजंट मीन कि आप मैथमेटिक्स को स्ट्रांग नहीं बना सकते। आपका विकास आपके हाथों में है। आप जितना चाहो उतना खुद का विकास कर सकते। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, बस जरूरत है रेगुलर प्रैक्टिस की, एक हार्ड वर्क करने वाले आदमी की। अगर आप हो एक हार्ड वर्क करने वाला पर्सन, तो आप अपना विकास बहुत ज्यादा करा सकते, क्योंकि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस विच रन्स थ्रू वुम टू टुम, जो गर्भ से कब्र तक चलता रहता है, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। हाँ, इनफैक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि कब मेरा विकास किस सेक्टर में कितना करवाना है, और उस सेक्टर में मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो ये वृद्धि और विकास से रिलेटेड फैक्ट्स थे। इसके वृद्धि जो है वो परिमाणात्मक होती है, यानी कि ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। वृद्धि का हम परिमाण बता सकते हैं, एक रिजल्ट होता है वृद्धि का। मान लो कोई बच्चा था जो पिछले महीने 8 केजी का था, 1 महीने बाद हमने उसका वेट कराया और वो बच्चा 9 केजी का निकला। तो क्या हम रिजल्ट में नहीं बता सकते हैं कि वृद्धि कितना हुआ है? तो कहेंगे 1 केजी वृद्धि हो गया इस बच्चे का,
ये पिछले महीने 8 केजी का था और आज ये बच्चा 9 केजी का है। तो इस बच्चे में कितना वृद्धि हुआ? 1 केजी का हुआ। मतलब हम एक रिजल्ट निकाल करके दे सकते हैं कि कितनी वृद्धि हुई है, वो केजीज में हो। या फिर एक बच्चे की हाइट हमने 4 महीने पहले मापी, वो 3 फीट का था और फिर 4 महीने बाद उस बच्चे की हाइट मापी और वो 3 फीट 2 इंचेस का हो गया, बढ़ गया। तो हम बता सकते हैं ना कि 4 महीने के अंदर, पिछले 4 महीनों में उस बच्चे में कितनी वृद्धि हुई, उसके हाइट में 2 इंचेस की वृद्धि हुई और उसके वेट में कितना केजी का वृद्धि हुआ? 1 केजी का वृद्धि हुआ। तो वृद्धि जो है ना वो क्या है? क्वांटिटेटिव है, यानी परिमाणात्मक है। वृद्धि का एक रिजल्ट होता है। और विकास जो है वो परिमाणात्मक तो है, लेकिन इसके साथ-साथ वो गुणात्मक है। विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने समझाया कि परिमाणात्मक क्या होता है। तो विकास परिमाणात्मक कैसे होता है? क्यों? क्योंकि किसी का आईक्यू को माप के हम बता सकते हैं, कितना बड़ा है, कितना नहीं बड़ा है। अ, और गुणात्मक जो है, गुणात्मक होने का मतलब ये है कि क्वालिटेटिव होता है, यानी कि विकास की क्वालिटी को हम फील कर सकते हैं। विकास के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि केवल मानसिक विकास को आईक्यू के फॉर्म में मापा जा सकता है। अब यहाँ से मैं टॉपिक को थोड़ा सा जंप करके आगे जा रहा हूँ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आईक्यू का सिद्धांत, आईक्यू मापने का सिद्धांत, जिसे हिंदी में बुद्धि लब्धि का सिद्धांत कहा जाता है, वो 1916 में, बुद्धि लब्धि का सूत्र 1916 में टर्मन के द्वारा दिया गया था और ये संशोधित और फाइनल सूत्र था जिसे आज भी हम फॉलो करते हैं। बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र 1916 में टर्मन दिया था। आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैं यहाँ पर था कि वृद्धि जो है ना वो विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यानी आईक्यू को हमने मापा, हम रिजल्ट बता सकते हैं कितना हुआ, इसका आईक्यू कितना है, 90 है, 100 है, 110 है। तो ये क्या हुआ? ये परिमाणात्मक हुआ, एक क्वांटिटी में हम इसे बता सकते हैं। लेकिन विकास के और जो फैक्टर्स है, जैसे कि सांवेगिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, इसे हम माप नहीं सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी बच्चे में 2.5 किलो इमोशंस बढ़ गए हैं, किसी बच्चे का 5 किलो गुस्सा बढ़ गया है या किसी बच्चे का 5 किलो नैतिकता, मोरालिटी बढ़ गया है। ऐसा कोई रिजल्ट होता है क्या? नहीं होता। बस हम फील करते हैं कि एक बच्चा था जो बचपन में कि उसके हाथ से टॉफी के छीन लेने पर, उससे किसी भी चीज को ले लेने पर, उसके मन मर्जी की चीज ना मिलने पर अब पूरे घर को अपने सिर पर उठा लेता था, जमीन पर लेटने लग जाता था। अब वो 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आगे चला गया, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो अब उसी चीज को उस बच्चे के हाथों से छीन लेते हैं, बट वो बच्चे का रिएक्शन वैसा नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का मोरल डेवलपमेंट इसमें आ गया है, अच्छी क्वालिटी का इमोशनल डेवलपमेंट इसमें आ गया है। याद करें पहली बार जब आपके ही किसी दोस्त से लड़ाई हुई होगी, तो ऐसा लग रहा होगा कि दुनिया जुदा हो गया, अब क्या ही होगा मेरा, अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त मुझसे जुदा हो गया। बट जब ये लड़ाइयाँ आगे होती रहती है, हमें मालूम पड़ता है कि अरे ये तो मतलब बहुत आम सी बात है, कॉमन सी बात है, ये लाइफ का कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं जितना बड़ा हम इसे समझ ले रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी क्वालिटी को पहचान सकते हैं कि हाँ, मुझ में अच्छी क्वालिटी का इमोशनल डेवलपमेंट या किसी बच्चे में अच्छी क्वालिटी का इमोशनल डेवलपमेंट हो गया है, संवेगात्मक विकास हो गया है। तो क्या कहना है कि वृद्धि जो है ना वो परिमाणात्मक होती है, एक रिजल्ट हमारे पास होता है वृद्धि का। तो वृद्धि जो है वो परिमाणात्मक होती है, यानी कि ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। वृद्धि का हम परिमाण बता सकते हैं, एक रिजल्ट होता है वृद्धि का। मान लो कोई बच्चा था जो पिछले महीने 8 केजी का था, 1 महीने बाद हमने उसका वेट कराया और वो बच्चा 9 केजी का निकला। तो क्या हम रिजल्ट में नहीं बता सकते हैं कि वृद्धि कितना हुआ है? तो कहेंगे 1 केजी वृद्धि हो गया इस बच्चे का, ये पिछले महीने 8 केजी का था और आज ये बच्चा 9 केजी का है। तो इस बच्चे में कितना वृद्धि हुआ? 1 केजी का हुआ। मतलब हम एक रिजल्ट निकाल करके दे सकते हैं कि कितनी वृद्धि हुई है, वो केजीस में हो। या फिर एक बच्चे की हाइट हमने 4 महीने पहले मापी, वो 3 फीट का था और फिर 4 महीने बाद उस बच्चे की हाइट मापी और वो 3 फीट 2 इंचेस का हो गया, बढ़ गया। तो हम बता सकते हैं ना कि 4 महीने के अंदर, पिछले 4 महीनों में उस बच्चे में कितनी वृद्धि हुई, उसके हाइट में 2 इंचेस की वृद्धि हुई और उसके वेट में कितना केजी का वृद्धि हुआ? 1 केजी का वृद्धि हुआ। तो वृद्धि जो है ना वो क्या है? क्वांटिटेटिव है, यानी परिमाणात्मक है। वृद्धि का एक रिजल्ट होता है। और विकास जो है
वो परिमाणात्मक तो है, लेकिन इसके साथ साथ वो गुणात्मक है। विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने समझाया कि परिमाणात्मक क्या होता है। तो विकास परिमाणात्मक कैसे होता है? क्यों? क्योंकि किसी का आईक्यू को माप के हम बता सकते हैं कितना बड़ा है, कितना नहीं बड़ा है। और गुणात्मक जो है, गुणात्मक होने का मतलब ये है कि क्वालिटेटिव होता है, यानी कि विकास की क्वालिटी को हम फील कर सकते हैं। विकास के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें मापा नहीं जा सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि केवल मानसिक विकास को आईक्यू के फॉर्म में मापा जा सकता है। अब यहाँ से मैं टॉपिक को थोड़ा सा जंप करके आगे जा रहा हूँ और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आईक्यू का सिद्धांत, आईक्यू मापने का सिद्धांत, जिसे हिंदी में बुद्धि लब्धि का सिद्धांत कहा जाता है, वो 1916 में, बुद्धि लब्धि का सूत्र 1916 में टर्मन के द्वारा दिया गया था और ये संशोधित और फाइनल सूत्र था जिसे आज भी हम फॉलो करते हैं। बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र 1916 में टर्मन दिया था। आइए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैं यहाँ पर था कि वृद्धि जो है ना, वो विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यानी आईक्यू को हमने मापा, हम रिजल्ट बता सकते हैं कितना हुआ, इसका आईक्यू कितना है, 90 है, 100 है, 110 है। तो ये क्या हुआ? ये परिमाणात्मक हुआ, एक क्वांटिटी में हम इसे बता सकते हैं। लेकिन विकास के और जो फैक्टर्स है, जैसे कि सांवेगिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, इसे हम माप नहीं सकते। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी बच्चे में 2.5 किलो इमोशंस बढ़ गए हैं, किसी बच्चे का 5 किलो गुस्सा बढ़ गया है, या किसी बच्चे का 5 किलो नैतिकता, मोरालिटी बढ़ गया है। ऐसा कोई रिजल्ट होता है क्या? नहीं होता। बस हम फील करते हैं कि एक बच्चा था जो बचपन में कि उसके हाथ से टॉफी के छीन लेने पर, उससे किसी भी चीज को ले लेने पर, उसके मन मर्जी की चीज ना मिलने पर अब पूरे घर को अपने सिर पर उठा लेता था, जमीन पर लेटने लग जाता था। अब वो 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल आगे चला गया, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो अब उसी चीज को उस बच्चे के हाथों से छीन लेते हैं, बट वो बच्चे का रिएक्शन वैसा नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी का मोरल डेवलपमेंट इसमें आ गया है, अच्छी क्वालिटी का इमोशनल डेवलपमेंट इसमें आ गया है। इसके अलावा वृद्धि जो है, उसके साथ विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी हो सकता है कि किसी बच्चे की वृद्धि हो गई हो, किसी बच्चे में वृद्धि बहुत ज्यादा हो गया हो, उसकी हाइट बढ़ गई हो, उसका वेट बढ़ गया हो, उसका एज बढ़ गया हो, लेकिन उसके अंदर मैच्योरिटी, परिपक्वता नहीं आई हो। तो हम कह सकते हैं कि कभी कभी वृद्धि तो हो जाती है लेकिन विकास नहीं होता है। तो वृद्धि के साथ विकास हो भी सकता है और वृद्धि के होने से विकास नहीं भी हो सकता है। इसके अपोजिट विकास जो है वो वृद्धि के बिना भी संभव है, यानी वृद्धि हो या ना हो विकास हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हमारे साइंटिस्ट हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके शारीरिक वृद्धि नहीं होती है, जिनका हाइट नहीं बढ़ता, या जिनके वेट्स नहीं बढ़ते, या जिनके जो शारीरिक विकास क्या कहते हैं, वृद्धि होनी चाहिए थी, वो वृद्धि नहीं होती है, लेकिन उनका विकास हो जाता है, उनके सोचने की क्षमता हो जाती है, उनमें मैच्योरिटी बहुत ज्यादा आ जाता है। ऐसे ही एक हमारे साइंटिस्ट थे, अभी मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, जो लाइफ टाइम अपने बेड से अपने चेयर से उठ नहीं पाए थे बेचारे, दिव्यांगता के साथ, विकलांगता के साथ पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी वो एक साइंटिस्ट बने। क्यों? क्योंकि भले ही उनका वृद्धि नहीं हुआ, शारीरिक वृद्धि उनमें नहीं आई, लेकिन उनका विकास उनके एज के अकॉर्डिंग, एज से भी ज्यादा उनका आईक्यू बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, जिसकी वजह से वो साइंटिस्ट बने। तो क्या कहा मैंने? वृद्धि के होने से विकास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और विकास जो है ना, वृद्धि के बिना क्या है, संभव है। वृद्धि हो या ना हो, विकास होता रहेगा। तो ये फैक्ट्स थे वृद्धि एवं विकास के बारे में। होप कर सकता हूं कि ये सारे फैक्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं विकास के आयामों के बारे में। यानी विकास जो है ना, किस किस सेक्टर में होता है, हमारे अंदर विकास कौन कौन से सेक्टर में होता है, हम में विकास कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि विकास किसी 1, 2, 3, 4 ऐसे गिने हुए सेक्टर्स में नहीं होते। विकास है ना, बहुत सारे सेक्टर्स में होते हैं। तो ये क्योंकि बहुत सारे सेक्टर्स में होता है विकास, जैसे कि अभी मैं आपको कुछ सेक्टर्स बता दूं। नैतिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, सांवेगिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, भाषा विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, गत्यात्मक विकास, बहुत सारे विकास होते हैं। तो विकास का ना कोई 1-2 ऐसा पक्ष है नहीं। तो क्योंकि बहुत सारे पक्षों में होता है, तो हम कहते हैं कि विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। डेवलपमेंट जो है वो एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, यानी बहुत सारे आयाम में होता है। इसके साथ साथ विकास बहुत सारी दिशाओं में भी होता है।
अभी हम उन दिशाओं के बारे में भी बात करेंगे। तो फिलहाल आपको ये याद रखना है, विकास बहुआयामी और बहुदिशाई प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल एंड मल्टी डायरेक्शनल प्रोसेस। मल्टी डायमेंशनल, इसके डायमेंशंस भी बहुत सारे हैं, और मल्टी डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन भी बहुत सारे हैं। तो आइए सबसे पहले हम विकास के डायमेंशंस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, विकास के डायमेंशंस यानी कि विकास के जो आयाम है, उसमें सबसे पहला और सबसे फेवरेट, जिससे एग्जामिनर कई दफा क्वेश्चन बना चुका है, प्रीवियस ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो ये है शारीरिक विकास। क्योंकि बच्चे में सबसे पहले शारीरिक विकास ही होता है, तो हम भी शुरू कर रहे हैं शारीरिक विकास से। तो शारीरिक विकास क्या है? जब बच्चा शारीरिक रूप से क्या होने लगता है, विकसित होने लगता है, या उसके शरीर के अंगों में अस्थिरता आने लगती है, उसके शरीर के अंग बढ़ने लगते हैं, तो इन सभी चीजों को हम कहते हैं शारीरिक विकास। तो एज एग्जाम्पल आपने बच्चे को देखा होगा, सबसे पहले एक बच्चा पैदा हुआ, आज ही वो पैदा हुआ, उसके कुछ 3 4 5 महीने के बाद उसके शरीर में सबसे पहले उसके गर्दन में अस्थिरता आती है। अभी ये वाली बात मैंने आपको पीछे भी बताया कि उसके गर्दन में अस्थिरता आती है, फिर उसके रीढ़ की हड्डी में अस्थिरता आएगी, फिर उसके कमर में अस्थिरता आएगी, उसका पैर अस्थिर होगा और वो चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा, भागने लगेगा, उठकर खड़ा होने लगेगा। तो ऐसे ये जो विकास हो रहा है ना, डेवलपमेंट है। जाहिर सी बात है, एक बच्चा जो कभी लेटे लेटे रहता था, जिसको रोने के अलावा कुछ नहीं आता था, अब वो बैठने लगा, उठने लगा, उठकर खड़ा होने लगा और चलने लगा, दौड़ने लगा, भागने लगा। तो इन सारी चीजों को क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। और ये जो शरीर से रिलेटेड विकास हो रहा है, एक छोटा सा बच्चा कुछ नहीं पकड़ पाता है, फिर 5 6 महीने के बाद वो कुछ चीजों को पकड़ना सीखता है, साल भर में वो चीजों को फेंकने भी लग जाता है। तो ये ऐसे विकास को क्या कहते हैं? हम शारीरिक विकास कहते हैं। क्या है शारीरिक विकास? फिजिकल डेवलपमेंट है। और शारीरिक विकास से ही जुड़ा है गत्यात्मक विकास। गत्यात्मक विकास रिलेटेड है शारीरिक विकास से, क्योंकि जब तक शारीरिक विकास नहीं होगा बच्चे का, तब तक उसमें गत्यात्मक विकास नहीं हो सकता है। याद रखना है, गत्यात्मक विकास को ही गामक विकास कहा जाता है। बेस्ट तरीका यह है, क्योंकि सीटेट वर्ड्स को बहुत ही ज्यादा बदलता रहता है, उलटता पुलटता रहता है। आज उसने गत्यात्मक विकास लिखा, अगले बार के एग्जाम में वो गामक विकास लिखेगा, उसके अगले बार के एग्जाम में पता नहीं क्या ही लिखेगा। तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप ऐसे जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो उनके अंग्रेजी के नाम भी याद रख लो। अभी मैं बोल नहीं पा रहा, बट एडिट करते समय मैं इन सारे नामों को डाल दूंगा। तो गत्यात्मक विकास को ना इंग्लिश में मोटर डेवलपमेंट कहा जाता है। शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट से ही जुड़ा है गत्यात्मक विकास, यानी कि मोटर डेवलपमेंट। क्यों? जब बच्चे का शारीरिक विकास होगा तभी उसमें गत्यात्मक विकास होगा। शारीरिक विकास हुआ, उसका हाथ बढ़ा, उसकी उंगलियां काम करने लगी, अब उसमें गत्यात्मक विकास होगा, वो इन उंगलियों का इस्तेमाल करके चीजों को पकड़ पाएगा, वो अपने पैर का इस्तेमाल करके चल पाएगा, दौड़ पाएगा, भाग पाएगा। तो उसमें क्या होगा? गत्यात्मक विकास। तो गत्यात्मक विकास जो है वो शारीरिक विकास का ही एक पक्ष है। और गत्यात्मक विकास से जुड़ा हुआ है गत्यात्मक कौशल। याद रखना है, मैं आपको बहुत गहराई तक लेकर जा रहा हूं, ताकि इससे कैसे भी क्वेश्चंस, अभी मैं पीवाईक्यूज आपसे लूंगा, तो बहुत ही डीपली पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, कंसंट्रेटेड रहें, वीडियो को स्किप ना करें। तो ये शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है गत्यात्मक विकास। और गत्यात्मक विकास से जुड़ा हुआ है दो तरह के गत्यात्मक कौशल। कितने होते हैं गत्यात्मक कौशल? दो होते हैं। कौन कौन से? सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स, और स्थूल गतिक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल्स। तो गत्यात्मक कौशल दो होते हैं। स्किल्स तो आप समझ रहे होंगे, कौशल, काम करने की क्षमता, काम करने का तरीका। क्या है फाइन मोटर स्किल्स? क्या है सूक्ष्म गतिक विकास? तो दोस्तों, हमारे अंदर के वो सारे स्किल्स जिनको करने में हमारे शरीर के छोटे छोटे मसल्स, हमारे शरीर की छोटी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, उन्हें कहा जाता है सूक्ष्म गतिक कौशल। जैसे कभी आपने देखा होगा या आपने खुद भी डाला होगा, सुई में धागा डालने में हमारे शरीर के एक बहुत से छोटे मसल का यूज हो रहा है, उंगलियों की मसल का। ये कैसा स्किल है? ये सूक्ष्म गतिक स्किल है या फाइन मोटर स्किल है। जैसे पेंटिंग करने में, ड्राइंग करने में, लिखने में, राइटिंग में, इन सारे कामों में हमारे शरीर के बहुत ही कम छोटे मसल्स का इस्तेमाल होता है। तो इसे हम कहते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। बोलने में बस हमारे होठों के मसल्स का इस्तेमाल होता है, तो इसे भी हम क्या कह सकते हैं? सूक्ष्म गतिक कौशल। इसके अपोजिट ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसे हम कहते हैं स्थूल गतिक कौशल। इंग्लिश याद जरूर रखना। स्थूल गतिक कौशल, स्थूल, ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? जिसमें सब शामिल हो। तो हमारे द्वारा किए जाने वाले
वो सारे स्किल्स, वो सारे काम जिनके करने में हमारे शरीर के बड़े-बड़े मसल्स का यूज़ होता है या ज़्यादातर मसल्स एक्टिव होते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स या स्थूलगतिक कौशल। जैसे कि चलना, अगर मैं यहाँ पर चलने लग जाऊँ तो मेरे शरीर के क्या होगा, सारे मसल्स एक्टिव हो जाएँगे। तो ये क्या है? ग्रॉस मोटर स्किल है। शायद आप में से कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा फ़ील हो रहा होगा कि मास्टर फ्रीज़ होकर एक ही जगह खड़ा होकर क्यों पढ़ा रहा है? तो दोस्तों यकीन जानिए मेरे पीछे ये ग्रीन बैकग्राउंड है और मैं चलता हूँ तो एडिटिंग में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मैं कोई ऐसा प्रोफ़ेशनल एडिटर हूँ नहीं जो मैं कुछ भी कर लूँ, मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ और बहुत ही अच्छे से इस ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर दूँगा। तो इस वजह से मैं नहीं हिल रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि ये रट के आया है चीज़ों को या फिर ये हिल क्यों नहीं रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सामने कुछ देख के बोल रहा है। यकीन जानो मेरे अंदर से सारी चीज़ें निकल रही हैं और मैं इसलिए नहीं हिल रहा हूँ ताकि एडिटिंग में ना मुझे तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे काम जैसे कि चलना, दौड़ना, अभी मैं यहाँ पर जंप करने लग जाऊँ, करूँगा नहीं, मेरे मीम नहीं बनवाने हैं, तो मैं जंप कर नहीं रहा। तो अगर मैं जंप करने लग जाऊँ, दौड़ने लग जाऊँ, भागने लग जाऊँ, फुटबॉल खेलने लग जाऊँ, ऐसे कोई भी जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होते हैं, उन सारी चीज़ों में क्या होते हैं, हमारे शरीर के सारे या लगभग बड़े-बड़े मसल्स एक्टिव होते हैं। तो ऐसे कौशलों को, इन स्किल्स को क्या कहा जाता है? बताओ क्या कहा जाता है? अरे तुम ही से पूछ रहा हूँ, बताओ ना। मैं बता दूँ? हाँ, क्या पढ़ रहे तुम यार? फ़ोकस, फ़ोकस, फ़ोकस इधर करो, फिर सीटेट जब फ़ेल हो जाओगे ना तब फिर से फ़ोकस करना पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे स्किल्स को क्या कहा जाता है? ऐसे स्किल्स को ग्रॉस मोटर स्किल्स यानी कि स्थूलगतिक कौशल कहा जाता है। अभी तक मैंने सिर्फ़ विकास के एक आयाम को आपको बहुत ही अच्छे से समझाया, वो था शारीरिक विकास। शारीरिक विकास से जुड़ा हुआ है गत्यात्मक विकास, गत्यात्मक विकास से जुड़ा हुआ है गत्यात्मक कौशल और गत्यात्मक कौशल होते हैं 2 प्रकार के, स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स ऐसे स्किल्स जिनके करने में हमारे शरीर के छोटे-छोटे कुन्नू-कुन्नू मसल्स का यूज़ होता है, उन्हें ही कहा जाता है फाइन मोटर स्किल्स। ग्रॉस मोटर स्किल्स ऐसे स्किल्स जिनके करने में हमारे शरीर के बड़े मसल का इस्तेमाल होता है, उन्हें ही क्या कहा जाता है? ग्रॉस मोटर स्किल्स। ये हुआ शारीरिक विकास। इसके अलावा जो विकास का आयाम है, वो है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान संज्ञान जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉग्निशन भी कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? तो जब हमारे अंदर ना चीज़ों को जानने की, चीज़ों को पहचानने की या चीज़ों में अंतर, एक डिफरेंस, एक गैप को पहचानने की क्षमता आ जाती है, तो इसे हम क्या समझते हैं? इसे हम समझते हैं संज्ञानात्मक विकास। बच्चा जब चीज़ों को पहचानने लगता है, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेशंस को, अपने रिलेटिव्स को पहचानने लगता है, चीज़ों को जानने लगता है, चीज़ों के नाम जानने लगता है, तो ये कौन-सा विकास हो रहा है? ये उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। वो जानने लगा ये चीज़ क्या है, क्या है? और संज्ञानात्मक विकास किससे जुड़ा हुआ है? मेंटालिटी से, दिमाग से जुड़ा हुआ है। तो संज्ञानात्मक विकास को ही कभी-कभी मानसिक विकास या मेंटल डेवलपमेंट कहा जाता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को। ये दूसरा पक्ष था संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान यानी कि जानना, तो जब हम चीज़ों को जानते हैं, जानने का काम दिमाग से होता है। दिमाग से रिलेटेड जितने भी काम हैं, चाहे वो भाषा को सीखना हो, चाहे वो अंतर करना हो, चाहे वो मैथ्स को याद करना हो, जानना हो, समझना हो या क्या कहते हैं विशेषताओं को जानना हो, चीज़ों के नाम जानना हो, जानने वाले हर काम हमारे मानसिक सहायता से होते हैं, दिमाग की सहायता से होते हैं। तो जानने का जो भी काम हमें होता है, उसे हम कहते हैं मानसिक विकास या बच्चे में होता है, तो उसे हम कहते हैं मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास। इसके अलावा सामाजिक विकास, एक छोटा-सा बच्चा जब अभी वो पैदा हुआ होगा या 1 डेढ़ साल का रहा, अब 1 साल का हो गया है, तो वो जल्दी है ना अजनबी लोगों के पास जाता नहीं, घुलता-मिलता नहीं है। किसी के पास जाना नहीं चाहता, अपने मम्मी-पापा के गोद से, अपने भाई-बहन के पास से, किसी और के पास नहीं जाना चाहता। क्यों? वो बच्चा ना अभी सोशल नहीं हुआ, समाज में घुला-मिला नहीं है। बट वही बच्चा आगे चल के 4 बच्चों के साथ खेलने लगता है, बहुत सारे बच्चों से घुलता-मिलता है, बड़े-बड़े लोगों के साथ फिर मिलने लगता है, कम्फर्ट फ़ील करने लगता है। तो जब हम समाज में घुलने-मिलने लग जाते हैं या फिर जब बच्चा समाज में घुलने-मिलने लग जाता है, बेस्ट होगा अगर आप बच्चे को रिलेट करके इन सारी चीज़ों को पढ़ो, क्योंकि हम सीटेट बच्चों के लिए पढ़ते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप बच्चों से रिलेट करके इन चीज़ों को पढ़ो। तो हम कह सकते हैं कि जब बच्चा समाज में घुलने-मिलने लगता है, समाज की अच्छाइयों को अपनाने लगता है, समाज की बुराइयों से, कुरीतियों से बचने लगता है, जिसे समाज बुरा कहता है, वो बुरा समझने लगता है, जिसे समाज अच्छा कहता है, उसे अपनाने लगता है, तो हम कहते हैं कि ये बच्चे का कौन-सा विकास हो रहा है? बोलो ना कौन-सा विकास हो रहा है? सामाजिक विकास हो रहा है। शारीरिक विकास, सामाजिक विकास।
अब हम बात करते हैं संवेगात्मक विकास की। संवेगात्मक, जिसे इमोशनल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, संवेग यानी कि इमोशंस। तो जब बच्चा है ना क्या करता है, इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है। छोटा सा बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी होता है, रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसमें इमोशंस का अभाव होता है, मतलब ओवर इमोशनल होता है बेचारा। तो उसके हाथ से टॉफी छीन लो, बेचारा जमीन पे लेटा है एकदम धरफड़ धरफड़। हाँ, बस फील कर लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऐसे करने लगता है, बट जब वो बड़ा हो जाता है तो अब उसे शर्म आने लगती है, उसे मालूम होता है कहाँ कैसा रिएक्ट करना है, ओवर रिएक्ट नहीं करना है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, ये कौन सा विकास हो गया, ये उसके अंदर ना संवेगात्मक या इमोशनल डेवलपमेंट हो गया। तो शारीरिक विकास हमने जान लिया, संज्ञानात्मक विकास हमने जान लिया, संवेगात्मक विकास हमने जान लिया, और सामाजिक विकास हमने जान लिया। इसके अलावा एक होता है नैतिक विकास, जिसे मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। क्या है नैतिक विकास? तो जब बच्चा है ना सही और गलत के बीच अंतर को पहचान लेता है, राइट और रॉन्ग के बीच के डिफरेंस को जानने लगता है, वो जान जाता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, गाली नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, लोगों के हेल्प करने चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ऐसे चीजों को जानना ही क्या है, नैतिक विकास है, नैतिकता है, मोरालिटी है। मेनली क्या कह सकते हैं, सही और गलत के बीच फर्क को पहचान पाना ही क्या है, मोरालिटी है या नैतिकता है। तो एक होता है नैतिक विकास। इसके अलावा जो विकास होता है वो होता है बौद्धिक विकास। जब बच्चे का बुद्धि परिपक्वता आने लगता है, परिपक्वता मैच्योरिटी एक एज के बाद हर किसी में आ ही जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बौद्धिक विकास। बौद्धिक रूप से वो क्या हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। इसके अलावा खैर है और भी आयाम, बट सीटेट ने आज तक किसी और से पूछा नहीं है, तो क्या ही इसको भारी बनाया जाए, कठिन बनाया जाए खींच तान के। तो आई थिंक इतना बहुत हो गया, काफ़ी है ये। अगर आप इन्हीं चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लो, ज़ाहिर सी बात है ये मेरा पहला क्लास है, मैं पहली बार सीटेट पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है नहीं, बट तुम ऐसा मत सोचना कि एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं पढ़ा नहीं सकता। तो आज आज के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा है, और यकीन जानो कि पढ़ा मैं और भी इससे भी ज़्यादा डीपली सकता था, बट मुझे नहीं लगता कि सीटेट के लिए इससे ज़्यादा कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। अगर इतने को ही तुम पूरी ईमानदारी से पढ़ लो, और अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, तुम्हारी ज़रूरत है, कमेंट तुम ही को करना होगा। तो अगर तुम्हें नोट्स चाहिए तो तुम कमेंट करके मुझसे मांग सकते हैं नोट्स, मैं व्हाट्सएप पर अवेलेबल करा दूंगा, या फिर किसी और सोर्सेस से हो सके तो मैं तुम्हें ज़रूर नोट्स दे दूंगा। और ये क्लास, पहली क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, और जितने भी तुम्हारे सीटेट एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं जिन्हें सीटेट देना है, उन तक तो वीडियो को ज़रूर पहुंचा दो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, फ्री में पढ़ा रहा, ऐसा कोई नहीं पढ़ा सकता।